chase by dollars, make it hurt. नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस बुक के बारे में है और वो है पार्ट 2। ठीक है, बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। कुछ डाउट्स हुए होंगे तो ज़रूर आप लोगों ने पूछा होगा। 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने देखी भी हैं, तो उनको भी आंसर कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो आज ये वाला पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे MCQ है तो हर चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या कुछ और इम्पॉर्टेंट है, पर हाँ, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ, तो देखिए अब आप लोगों को शुरू करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी, दैट इज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था, हमारा कैश बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, कैश बुक कैसी होती है, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोगों ने कैश बुक में पढ़े थे, मतलब हमारी जो बुक्स हैं स्पेशल बुक्स, उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी थी। तो कैश बुक में आप लोगों को हमने पढ़ाया था, एक पार्ट था जिसमें जहाँ पे आपको था सिंगल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक थी, और एक जहाँ पे हमने पढ़ाया था डबल कॉलम कैश बुक। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सिंगल कॉलम के अंदर बैंक वाला कॉलम जो है वो नहीं आता है, और यहाँ डबल कॉलम में आपका बैंक का कॉलम आ जाता है। बाकी डिफरेंसेस सेम ही हैं। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आप कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे कि जो हमें नहीं समझ में आया। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा एंट्री देखने को मिलती है, क्योंकि बैंक अकाउंट है इसलिए तो कॉन्ट्रा एंट्री हो पा रही है। यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बैंक का अकाउंट ही नहीं है, यहाँ पे बैंक का कॉलम ही नहीं है। ठीक है, तो ये था कुछ सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या चीज़ें लिखनी थी। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आएगा, अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर। ठीक है, इस बुक की इंपॉर्टेंस यही है कि ये आप लोगों को बहुत हेल्प कर देती है बहुत सारा, कि इसका जो बैलेंस बचता है वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है, और आपको ना हर जगह भागना नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए आपकी जर्नल में कि सिर्फ कैश बुक की जर्नल ये है आपके पास में। ठीक है, क्योंकि जर्नल का सब पार्ट है ये, तो ये जर्नल के ही कुछ पार्ट्स हैं आप लोगों को देखने को है। तो आज आप लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है, जो बुक्स आप लोगों को पढ़नी है, वो है आपके पास में। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है परचेज बुक, इसके बाद आपको पढ़ना है सेल्स बुक, फिर आपको पढ़ना है सेल्स रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न दोनों ही, सेल्स रिटर्न, फिर आपको पढ़ना है परचेज रिटर्न, फिर आपको देखनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के पास में, जनरल जर्नल। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसी व्यक्ति है, मतलब इनका जो व्यक्तित्व है, चरित्र चित्रण जो है जनरल जर्नल का, वो इस तरीके से है कि इसके अंदर वो वाली चीज़ें आती हैं जो आप लोगों ने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है, ना तो वो परचेज बुक में है, ना तो वो सेल्स बुक में है, ना तो वो सेल्स रिटर्न में है, ना तो वो परचेज रिटर्न में है, और ना ही वो कैश बुक में है। तो ऐसी कुछ एंट्रीज जो कि कहीं नहीं रिकॉर्ड की गई हैं, वो आप लोग करते हो जनरल जर्नल में। ठीक है, या फिर स्पेशल जर्नल तो ये है आप लोगों के पास में, पर हाँ ठीक है, जनरल जर्नल के अंदर आप लोग उस एंट्रीज को, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग परचेज बुक पे देखें, ठीक है, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़नी है परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक का मतलब क्या होता है आप लोगों के लिए, कि परचेज बुक आप लोग क्यों बनाते हैं कि यहाँ पर वो सारे आइटम्स आ जाते हैं जो आप लोगों ने क्रेडिट परचेस करी है।
ये बुक्स उन चीज़ों का, उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करती है जो आप लोगों ने उधार कर कर आए हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग उधार करके आए हो, आप लोग चिंता साथ में लेकर आए हो। ठीक है, आपके क्रेडिटर्स बढ़ा कर आए हो, वो वाला रिकॉर्ड जो होता है वो आपकी परचेज बुक रखती है। इसमें कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कैश में किया होगा वो एक ही जगह जाएगा, जो बुक हम लोगों ने स्पेशल पर्पस बुक पार्ट नंबर 1 में पढ़ी थी वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो आप लोगों ने उधार परचेज करे होंगे। ठीक है, इसके अंदर ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के आएंगे। सिमिलर नेचर मतलब मैडम क्या होता है, थोड़ा ढंग से समझाओ, कैसे समझा रहे हो आप। सिमिलर नेचर का मतलब होता है प्रिय जनतागण कि जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपका बिजनेस किस स्पेसिफिक आइटम में जा रहा है, तो आपको उसी स्पेसिफिक आइटम की एंट्री देनी है इस बुक के अंदर। ठीक है, उसी को रिकॉर्ड करना है। अब आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो दीदी, ये तो बताओ थोड़ा कि स्पेसिफिक आइटम मतलब क्या। सपोज मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो बनाने का स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, स्टेशनरी आइटम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका बिजनेस है फर्नीचर बनाने का। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में दे दिया है फर्नीचर आइटम गिवन है, और एक उसमें आप लोगों को बोल दिया, एक ट्रांजैक्शन जो है वो इस तरीके से दे दिया है कि आपको बोला कि फर्नीचर के साथ में आप लोगों ने ट्यूबलाइट भी खरीद दी। ठीक है, तो ट्यूबलाइट जो है ना उसको आप लोग इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ वो स्पेसिफिक आइटम का ही रिकॉर्ड रखेगी। ट्यूबलाइट खरीदना आपके लिए नॉमिनल नॉर्मल एक्सपेंस में जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होगा। ठीक है, जो आपके पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, उसके अंदर परचेज बुक के अंदर वही एंट्री पास होगी या वही ट्रांजेक्शन जाएगा जो कि आपके गुड्स से रिलेटेड आइटम में हो, जिसमें आपका बिजनेस डील करता है। उन गुड्स से रिलेटेड परचेज यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, उसके अलावा यहाँ पर कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। मे बी आप लोगों ने बिल्डिंग खरीदी होगी, उधार पे बिल्डिंग खरीदी होगी। हाँ, तो होता है ना, हम लोग डाउन पेमेंट करके आ जाते हैं, बाकी हम उधार कर देते हैं। तो वो यही है, कुछ भी आपने उधार पे खरीदा हो, आप टी शर्ट्स खरीद के ले आए हो, आप पेन्स खरीद के ले आए हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है तो सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड आइटम ही आ सकता है। सपोज फर्नीचर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो लगेगी बेंच, लकड़ियाँ लगेंगी। लकड़ियों के साथ साथ आपको वो स्क्रू लग सकते हैं, कील लग सकती है, नेल्स लग सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप खरीद रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई और चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि परचेस बुक के अंदर और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी। ठीक है, उसके फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, तो आप लोगों को और इजी हो जाएगा कि फॉर्मेट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों को देखना है। अब हम लोगों ने जब कैश बुक पढ़ी थी तब हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पढ़ा था कि जब भी कैश बढ़ेगा तो मैं डेबिट कर दूंगी, जब भी कैश कम होगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगी। पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप स्पेशली सिर्फ परचेस बुक को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप परचेस को ही कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि परचेस का नेचर क्या होता है कि जब भी आप परचेस करेंगे तो मतलब आपने खर्चा करा है तो वो डेबिट ही है, मतलब वहाँ पे जो है प्लस माइनस जो है वो इनर कॉलम्स के अंदर चलते जाते हैं। सबसे पहला कॉलम आता है वहाँ पर डेट का, तारीख। तो यहाँ पर आपको वो तारीख डालनी है जिसमें आपने आपका ट्रांजेक्शन किए हैं, वो तारीख आपको डालनी है उस कॉलम में। ठीक है, फिर कॉलम के बाद आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आप बताएंगे कि आपने किससे उधार खरीदा है। और इन सबसे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये समझ में कैसे आएगा कि ये ट्रांजैक्शन उधार में खरीदा है, क्योंकि एग्जामिनर इतने अच्छे होते नहीं हैं, वो परीक्षा लेने के लिए आप लोगों को जानबूझकर वहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा कि उससे कि कौन सा उधार का ट्रांजेक्शन और कौन सा उधार का ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, पहले आइटम में अगर आपसे बोल दिया कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, बस राम भगवान से खरीद के आते हैं हम, ₹10,000। बड़े सस्ते गुड्स खरीदते हो यार। फिर है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000।
तो ये आप लोगों के ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इसमें से क्रेडिट कौन सा है, डेबिट कौन सा है, और मतलब सॉरी क्रेडिट कौन सा है और कैश कौन सा है, दोनों बताइए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। और जब हमने जर्नल बनाना सीखा था तब हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि जब कभी भी किसी व्यक्ति का नाम मेंशन हो जाता है, किसी फर्म का नाम मेंशन हो जाता है, किसी वेंडर का नाम मेंशन हो जाता है, दैट मीन्स कि मैं ट्रांजैक्शन उधार में कर आई हूँ या मैं उधार में कर रही हूँ। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो वो मेरे लिए बन जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरे लिए पीबी में, परचेज बुक में, ठीक है। फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ तो सीधी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि आप लोगों ने गुड्स खरीदे हैं और उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने कि फॉर रुपीज़ कैश 20,000। तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, आपके कैश बुक में, ठीक है। बाय परचेज, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, यहाँ पर गुड्स इसलिए लिखा है क्योंकि गुड्स के लिए ही सिर्फ परचेज अकाउंट डिनोट होता है। अदरवाइज आप लैंड बिल्डिंग खरीदते हो, आप कुछ और खरीदते हो तो वही अकाउंट डेबिट किया जाता है जिस चीज़ को आप खरीद कर लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो गुड्स खरीदा है इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश बुक में बाय परचेसेस करके चला जाएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है। बाय परचेस करके जाएगा क्योंकि आपका जो कैश है वो इससे कम हो रहा है ना। तो ये हो गया, तो ये चला जाएगा मेरे लिए सीबी में, ठीक है। अब आपका लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है ये। वो दोनों जो हैं, एक और दो जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन तीसरा ट्रांजैक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है। ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। बहुत सी बुक में इस चीज़ को क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानते हैं और बहुत जगह ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपने बोल दिया है कि आपने राम से गुड्स खरीदे हैं 10,000 के, तो हमने उसको कैश पे कर दिया होगा, ठीक है। एक बार आप लोग अपनी अपनी जो आपकी रेफरेंसेस चल रही हैं उसकी अप्रोच को देख लेना। अदरवाइज बहुत बार ये ट्रांजैक्शन सिर्फ क्रेडिट ही माना जाता है। यहाँ पर भले ही ऑफ लिख दिया हो, फ्रॉम लिख दिया हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने राम का नाम लिया है, मतलब आपने ट्रांजैक्शन उधार में ही किया है, ठीक है। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है ये। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पर्टिकुलर्स में उस व्यक्ति, उस फर्म, उस जगह का नाम आएगा जहाँ से जो है आप लोग गुड्स खरीद कर लेकर आने वाले हैं या आपने ले लिए हैं, ठीक है। तो वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद में पर्टिकुलर्स में आप लोग सारी की सारी डिटेल्स डालोगे कि आपने कहाँ से ख़रीदा, किससे ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, कितना ख़रीदा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पर्टिकुलर्स में। क्या क्या माइनस किया, क्या क्या प्लस किया, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आता है आप लोगों के लिए एलएफ कोई ऐसा फालतू तो नहीं, पर क्योंकि फॉर्मेट में है इसलिए आप लोगों को बनाना है। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि ये लेजर के उस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, मतलब लेजर वाली जो बुक है आपकी, लेजर बुक है, उसकी बुक में पेज नंबर 10 पे सपोज मान लीजिए परचेज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं। तो अगर कभी मोह माया की वजह से कोई गलती हो जाती है तो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तब हमें ये एलएफ काम में आता है। लेकिन क्योंकि हमारी क्वेश्चन बुक में तो ये एलएफ मेंशन नहीं होते हैं कि कौन सा पेज नंबर है, तो इसको सिर्फ बहुत पतला सा, मतलब है ना, इसको बहुत ही छोटा सा बनाना है आप लोगों को इस तरीके से, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है ये थोड़ा बड़ा फॉर्मेट होता है इसलिए। फोर्थ चीज़ में आता है आप लोगों के लिए इनवॉइस नंबर। आपका जो है इनवॉइस नंबर का मतलब होता है आपने जो बिल इशू किया होगा। हमेशा मैंने आप लोगों को जब पहले बताया था, जब वाउचर पढ़ाए थे, जब इनवॉइस पढ़ाया था, तभी बताया था कि इनवॉइस हम सभी को लेना चाहिए और सामने वाले ने भी हमें देना चाहिए। ये प्रूफ होता है कि आपने ट्रांजैक्शन किया है। कल चलते दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर बदलता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा असरदायक और सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस जो चीज़ें होगी वो साबित होती है, ठीक है। कि हमारे पास में इनवॉइस है कि हमने ये सामान यहीं से खरीदा था, या हमारे पास में ये इनवॉइस है कि इसी व्यक्ति ने ये सामान खरीदा था। तो इसलिए बिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनवॉइस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन उधार पे करते हो तो आपको एक इनवॉइस बना के दिया जाता है कि आपने इतना पेमेंट कर दिया है और इतना आपका अमाउंट ड्यू है।
ठीक है। तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इनवॉइस नंबर इतना है, तो आप इनवॉइस के कॉलम में वो नंबर डाल सकते हैं। सपोज मान लो 239 लिखा है, 12 लिखा है, जो भी लिखा है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है 5th कॉलम आप लोगों की डिटेल्स। डिटेल्स में आप लोग डालेंगे वो सारी चीज़ें जो आप लोग मतलब कॉस्ट एग्जैक्टली, ठीक है। डिटेल्स में आपके सारे अमाउंट आएंगे, जितने भी अमाउंट आप लोग लिखने वाले हो वो सारे अमाउंट डिटेल्स में आएंगे। सपोज मान लीजिए जीएसटी हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, एक्चुअल जो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट बाहर डालोगे वो सारा डिटेल्स में आएगा। 6 नंबर पे आती है आप लोगों की कॉस्ट, कि कॉस्ट आपकी क्या है एग्जैक्टली। कॉस्ट मतलब क्या होता है आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट, कि आपका जो एमआरपी था, एमआरपी सपोज मान लीजिए 10,000 थी और आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%, 10% आपको टीडी गिवन है। तो हमेशा याद रखिए कॉस्ट जो होती है वो इस एमआरपी में से आप इस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हो, तब जाकर आपकी कॉस्ट निकल कर आती है। तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये, तो मतलब आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9,000 रुपये। सॉरी तो 10,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा, तब जाकर जो ये 9,000 रुपीज़ बचे हैं वो आप लोगों की कॉस्ट होगी, और वही कॉस्ट आपको इस आउटर कॉलम में लिखनी है डिटेल्स के बाद। फिर इस कॉस्ट को निकालने के बाद में आप प्लस करते जाएंगे यहाँ पर कॉलम में, कि आपने जीएसटी पे किया होगा तो हर वो जीएसटी का कॉलम बनेगा। और परचेज है इसलिए कौन सा जीएसटी बनेगा, इनपुट। इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम परचेज करके आते हैं तो हमारे साथ में गुड्स अंदर आते हैं, ठीक है, इन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगती है इनपुट जीएसटी। तो जितने भी जीएसटी होते हैं, कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है, ठीक है। तो जब भी इंट्रा स्टेट होगा तो आईजीएसटी लग जाएगा, और इंटर स्टेट्स के अंदर आप लोगों को सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, ठीक है। स्टेट्स के अंदर आप लोगों को ये वाली जीएसटी मिलेगी, और आईजीएसटी जो है वो आउटर स्टेट्स के लिए मिलेगी। परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ उसके कॉस्ट पे निकालना है कि आपने कितना जीएसटी पे किया है। तो जीएसटी के 3 कॉलम बनेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और इन तीनों कॉलम में आप उस जीएसटी को डालते जाओगे, और उसके बाद में टोटल करके आपने कितना जीएसटी पे किया है वो आप लगाओगे यहाँ डिटेल्स में। पर्टिकुलर्स में ऐड लिखोगे जीएसटी, और फिर डिटेल्स में वो अमाउंट लिख दोगे, और फिर उसके बाद नीचे आ जाओगे। इसके बाद में और कुछ नहीं आता, इसके बाद बचता है और वो एक ही व्यक्ति है, और वो आता है टोटल, कि टोटल आपका क्या आ रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया कि आपने यहाँ से मेज़र से ये सामान खरीदा, इतना इतना खरीदा, इतना इतना जीएसटी है, तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद में आपका टोटल कितना आया है वो। डिटेल्स वाला कॉलम आपको हमेशा क्लोज करके चलना है डबल कॉलम से। क्यों? क्योंकि आपकी डिटेल्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद में, ठीक है। आपका जो पहला कॉलम है, पहला पार्ट है, पहला ट्रांजेक्शन है पहले डे का, वो डिटेल्स के बाद में आप खत्म कर दोगे। डिटेल्स वाला कॉलम क्लोज करोगे, बाकी कोई सा कॉलम क्लोज नहीं करोगे। बाकी जितने कॉलम है वो सबसे एंड में क्लोज होंगे। सिर्फ डिटेल्स वाला कॉलम जो है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद में डबल लाइन से क्लोज होगा। बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस के कॉलम है, बाकी जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे एंड में क्लोज होंगे, ठीक है, एंड में होंगे। बाकी अब हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि आपने कहाँ से किया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी हो आपकी XYZ लिमिटेड है उसकी परचेज बुक बना रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है सिर्फ ये ऐसे लाइंस ड्रॉ करने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, कॉस्ट, जीएसटी और टोटल का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आप लोगों को लेना है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, इनवॉइस नंबर जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, यहाँ पर आ जाएंगी आपकी डिटेल्स,
यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट, यहाँ पर आ जाएंगे जीएसटी। मैंने स्पेस कम होने की वजह से जीएसटी का सिंगल कॉलम बनाया है। आप लोग अलग अलग कॉलम ड्रॉ करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं इसलिए। उसके बाद में आप यहाँ पर लगा देंगे टोटल। अब मैंने जो आपसे बात बोली कि आपको डिटेल्स वाला कॉलम क्लोज करना है। सपोज मान लीजिए आपका एक ट्रांजैक्शन हो गया, आपने ये सारा कुछ कर दिया, ये ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है आपका। तो यहाँ आपने अमाउंट डाल दिए हैं आपके, ये कॉस्ट आ गई है आपकी, ये जीएसटी पे किया है आपने, ये टोटल आ गया है। तो डिटेल्स जो है वो आप हर बार क्लोज करोगे, ऐसे करके जो टोटल लगाओगे ये सारे ट्रांजेक्शन का, सपोज मान लीजिए जो भी आ रहा होगा तो वो टोटल आप लोग हर बार क्लोज करोगे। बाकी जो ये कॉस्ट, जीएसटी और टोटल है वो एंड में क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ पर इस डिटेल की क्लोजिंग को ये समझा जाएगा कि आपका जो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे हुआ है वो यहाँ क्लोज हो गया है, ठीक है। पूरी लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम, सिर्फ डिटेल को क्लोज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप अपना सेकेंड ट्रांजैक्शन को यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है जो कि आपके परचेज बुक के लिए बनाया जाता है। तो इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। फॉर्मेट में कहाँ कहाँ क्या चीज़ें डालनी हैं आपको बता देती हूँ। मैं क्वेश्चन कॉपी करती हूँ, तब तक आप लोग मतलब क्वेश्चन बनाती हूँ, कॉपी करती हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करके रख लो। सेम चीज़ें विथ जीएसटी ही पढ़ा रही हूँ। विदाउट जीएसटी अगर क्वेश्चन आता है तो जीएसटी का कॉलम नहीं आएगा, सिर्फ कॉस्ट और टोटल आ जाएगा। बस इतना सही फ़र्क है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है परचेज बुक। फॉर्मेट अगर याद है ना, जीवन की सारी चीज़ें आ जाएंगी और कुछ भी याद नहीं रखना है आपने, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन कॉपी करते हैं और आप लोगों के लिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन हो गया है कॉपी। आई होप आप लोगों ने भी अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया होगा। मुझे फॉर्मेट ड्रॉ करने में तो टाइम लगेगा नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझना कैसे है ये समझते हैं, फिर क्वेश्चन को समझ कर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको सेल्स बुक में भी यूज़ करना है और ऐसा ही आपको सेल्स रिटर्न में भी यूज़ करना है। पर ठीक है, फॉर्मेट क्या है वैसे बता दूंगी और क्या चीज़ें फॉलो करनी वो देखना है। तो पहले परचेज बुक के फॉर्मेट को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आपसे बोला है कि आप लोगों ने, अभी समझ लीजिए आप लोगों की जो फर्म है उसका नाम है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने परचेज करा है गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, ठीक है। आप लोगों ने जोशी ब्रो से गुड्स खरीदे हैं आप लोगों ने, मुंबई में ही हैं और आप लोग भी मुंबई में ही डील करते हैं। ऑन क्रेडिट, उधार पर माल खरीदा है और व्यक्ति ने आपको, और क्या मांगोगे आप एग्जामिनर से, उसने स्वयं लिख दिया है कि भाई उधार ही खरीद कर लाए हैं, अपन पैसे दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। विथ इनवॉइस नंबर 210 जो कि आपके इनवॉइस नंबर में जाएगा। अब आपने खरीदा क्या है, मतलब यहाँ पर आप लोगों ने पहले पढ़ दिया कि हाँ हमने क्रेडिट खरीदे हैं, किससे खरीदा है और इनवॉइस नंबर क्या है, ये काम था, और कहाँ पे खरीदे हैं। तो हम अभी मुंबई में ही डील कर रहे हैं। जनरली आप क्वेश्चंस में ना बड़ी बड़ी जगह पर होगे, आप दिल्ली के वो हैं आप ट्रेडर्स, आप मुंबई के हो, आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो ऐसे बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर आप रहते तो अपनी अपनी जगह पर हैं, आप लोगों को पता है। हम तो मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। कभी मध्य प्रदेश नहीं आया यार, क्वेश्चन में डालेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि आप लोगों ने 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट, TL मतलब ट्यूबलाइट स्पेस प्रॉब्लम, ट्यूबलाइट खरीदी है और एक ट्यूबलाइट है आप लोगों की 200 रुपये की। उस पर आपको CGST SGST लगाए 6% का। फिर आपने 50 बल्ब खरीदे हैं जो कि एक बल्ब है आपके पास में 100 रुपये का, उस पर भी आपको GST लगाए कितने का, 6%। हर GST, हाँ ऐसा नहीं कि ये दोनों मिलाकर 6%। CGST 6% है और SGST 6% है, ठीक है। अगर IGST होता तो यही GST हो जाता 12%, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है हमको 10%। अब और कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको टोटल लगाना है कि क्या क्या मुझे डालना, और फॉर्मेट के अंदर डाल दो, आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कि आप लोगों ने टोटल माल खरीदे कितने का है, ठीक है। एक वर्किंग नोट पे करके चलते हैं तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने खरीदी है 10 फिलिप्स की लाइट, पेन चेंज कर देते हैं तो जीवन आसान हो जाएगा, ब्लू पेन से, ठीक है। यहाँ ऐसे आप वर्किंग नोट लिखकर डाल सकते हैं या फिर आपको नहीं भी करना हो तो चलेगा, ठीक है। वर्किंग नोट के अंदर आप लोग लिखोगे कि आप लोगों ने 10 ट्यूबलाइट्स खरीदी हैं एट द रेट ऑफ 200 ईच। तो अगर 10 लाइट खरीदी हैं और एक लाइट 200 रुपये की, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2000। और वो कैसे किया हमने, 10 × 200,
ठीक है। फिर आप लोगों ने खरीदे हैं 50 बल्ब, तो 50 बल्ब 50 बल्ब खरीदे हैं हमने एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5000। 50 बल्ब खरीदे हैं, एक बल्ब 100 रुपये का, तो 50 बल्ब कितने के हुए 5000 के, ठीक है। वो कैसे किया हमने 50 × 100, बेसिक मैथ्स होता है और कुछ भी नहीं। यहाँ टोटल लगाओ, टोटल परचेस कितने की करी है आपने 7000 की, ठीक है। आप उधार कितना करके आए हो 7000 का आप लोगों ने उधार किया है। इसमें से आपको यहाँ लिखना है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ गिवन है ना, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। 7000 का 10% होता है 700 रुपये, और उसको माइनस करने के बाद में आपका जो अमाउंट बचता है वो है 6300। मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गई है गाइज, कॉस्ट आ गई है हमारे पास में 6300। तो अब जो जीएसटी है आपका वो किस पे लगेगा, ये क्वेश्चन रहता है बहुत से बच्चों का। सबको, बहुत से लोगों को लगता है कि जीएसटी जो है वो एक्चुअल एमआरपी पे लगता है, पर नहीं, जीएसटी आपको एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी क्या आ गई है 6300, उसी के ऊपर आपको 6% जीएसटी देना है। 6% जीएसटी आपको इसका देना, सीजीएसटी देना, और 6% आपको एसजीएसटी देना है। तो वो आप लोग इसका निकाल लेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगी, लेकिन आप लोग पूरा कैलकुलेशन वाइज करके निकालो, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो आपका जीएसटी जो है वो आ जाएगा दोनों ही, मतलब तो 6300 × 6%, तो ये आ जाएगा कुछ 378 रुपीज़। तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो आ जाएंगे 378 और 378, ठीक है। हम लोगों ने सारी चीज़ें निकालनी है, बस अब हमको इनको फॉर्मेट में डालना है और बस काम ख़त्म, ठीक है। तो चलो फॉर्मेट भी बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बोला था कि इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है, क्या बना रहे हो आप लोग बताना पड़ेगा वहाँ, और वो है हमारी परचेज बुक, ठीक है। अब आपको कॉलम्स डालने हैं बस। तो एक आ जाएगा आप लोगों के लिए डेट का, एक आ जाएगा आपका पर्टिकुलर का, एक आ जाएगा एलएफ का, एक आ जाएगा इनवॉइस नंबर, एक आ जाएगा आपका डिटेल्स, एक आ जाएगी कॉस्ट, और एक आ जाएगा जीएसटी और टोटल। जीएसटी मैं टोटल करके लिखूंगी, आप लोग अलग अलग कॉलम ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। और ये हो जाएगा हमारे लिए ऐसा, ठीक है। बस इतना ही करना था। अब इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डेट, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा एलएफ, यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस नंबर, यहाँ पर आ जाएंगी डिटेल्स, यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट, यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी, कौन सा वाला, इनपुट, ये लिख कर आना पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा टोटल, ठीक है, कि टोटल ट्रांजैक्शन आपका कितने में हुआ है। अब लिखते कैसे हैं, तो डेट डाल दो। डेट है आप लोगों की 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है, और सपोज मान लीजिए अगर सारे ही अप्रैल के ट्रांजैक्शन गिवन हो तो अप्रैल डाल दो, और वहाँ फिर नीचे लिखते जाओ 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें आपने क्या करा है कि आप लोगों ने मुंबई वाले जोशी ब्रोस से आप लोगों ने गुड्स खरीदे हैं उधार पर। तो यहाँ आप लोग लिख दोगे परचेज्ड, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ ऑन क्रेडिट मत लिख देना, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन उधार का ही है। परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रोस आप लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ डिटेल देनी कि क्या क्या खरीदा। तो हमने खरीदा 10 फिलिप्स लाइट ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 200 ईच। ठीक है, तो डिटेल्स में आ जाएगा कि 10 फिलिप्स लाइट 200 रुपये की, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये। ठीक है, फिर आप लोगों ने खरीदे थे 50 बल्ब
50 बल्ब, वो भी कितने के, 100 रुपये ईच। तो ये कितना हो जाएगा, 500। तो फिर उसके बाद में टोटल लगेगा, और वो टोटल कितने का आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 7000 का। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक लाइन डालेंगे और यहाँ लिखेंगे आप लोग लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, और वो कितना हो जाएगा, 700 रुपये। इस ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब कितना अमाउंट बच जाएगा आपके पास में, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 6300। तो कॉस्ट में लिख दीजिए 6300 रुपये। अब इस 6300 में आप लोग यहाँ लिखेंगे ऐड CGST एट द रेट ऑफ 6%, ऐड SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो हमने GST निकाल लिया था, कितना आ रहा था, 378। GST वाले कॉलम में आप लोग लिख देंगे 378 CGST, और SGST के कॉलम में 378। अब लगाओ टोटल, तो टोटल आपको कितने का पड़ा है आपका गुड्स, तो टोटल लगा देंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा 6300 प्लस 378 प्लस 378, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास में 7056 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर टोटल में भी लिख दोगे आप लोग कि आपका गुड्स हुआ है 7056 का। ठीक है, ऐसा आप लोगों को सिर्फ फॉर्मेट वाइज फॉलो करना है। और मैंने डिटेल से कॉलम को क्लोज किया, ये आप लोगों ने देखा, मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ ख़त्म हो गया। मैंने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, और मैंने इसको डबल क्लोज कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ लाइन नहीं खींचूंगी, बाकी किसी कॉलम में लाइन नहीं खींचूंगी, सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स को क्लोज कर दूंगी। ऐसे आपको 2-3 ट्रांजैक्शन गिवन होंगे, क्वेश्चन में मैंने एक बताया, ऐसा सेम आपको दूसरा कॉपी करना है, और फिर आपको सारे कॉलम को टोटल करना है। ठीक है, कॉस्ट कितने की आ रही है, GST कितने की है, टोटल कितना आ रहा है आपको, तो वो सारा कुछ मैच करना चाहिए आपका। तो जो टोटल आता है आपका, ठीक है, जो आपकी परचेज है आपका, कि आपकी कॉस्ट कितने की, आपने परचेज कितने का खरीद के लेकर आए हो, 6300 रुपये, और ये तो एक ही है, ऐसी बहुत सारी कॉस्ट निकल के आएंगी आपके पास में। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करने को भी बोला जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये गिवन होता है कि आपको अकाउंट तो बनाना ही है, आपको इसकी जर्नल भी देनी है। तो आप जर्नल कैसे देंगे, तो सीख लेते हैं जर्नल में क्या। पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर दें हम लोग, फिर जर्नल दे देंगे। तो जर्नल के फॉर्मेट में कुछ नहीं है, बस ऐसा ही करना है आप लोगों को कि एक कॉलम बना देना है डेट का, एक पर्टिकुलर का, एक LF का, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों की जो जर्नल है वो रेडी हो चुकी है। और जर्नल में आपको क्या क्या अमाउंट किधर से डालने वो बता देती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है, क्योंकि आप परचेस के बारे में जर्नल शो करें तो परचेस आप लोगों की डेबिट हो जाएगी, कितने से, एक्चुअल कॉस्ट से। अब ये कॉस्ट, अभी तो एक ही ट्रांजैक्शन था, ऐसे आपको 2-3 होंगे, तो इस कॉलम का जब आप टोटल लगाओगे तो वहाँ पर जो टोटल आएगा वो आपका डेबिट हो जाएगा। फिर आप GST लगाओगे तो GST के कॉलम को भी टोटल लगा के उसको डेबिट करोगे। सेम दूसरा SGST का भी करोगे, टू जिससे भी खरीदा है। सपोज मान लीजिए यहाँ तो एक ही वेंडर आपका है, वहाँ पर 2-3 लोग होंगे कि आपने अलग अलग व्यक्तियों से गुड्स खरीदे हैं, तो फिर आप लोग उनके लिए अलग अलग नाम से डाल देंगे कि जोशी ब्रदर्स से आपने कितना खरीदा है। सपोज मान लीजिए जोशी ब्रदर्स से कितना खरीदा मैंने, 7056 रुपये का। ठीक है, ऐसे आपके टोटल और दूसरे और ज़्यादा आ सकते हैं, तो फिर वहाँ पर आप उन लोगों के नाम डाल दोगे कि 2-2। समझ में आ गया हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैम आप क्या बोल रहे हो, ये 2 और कौन लोग आएंगे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगी कि कैसे आएगा। और ठीक है, बाकी अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है गाइज, क्योंकि बहुत सिंपल है ये चीज़। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज़ सेल्स बुक बनानी है।
सेल्स बुक कब बनती है? जब आप लोग ट्रांजैक्शन उधार में आप लोग किसी को देते हो, ठीक है। जब आप किसी को उधार में सेल करते हो तो उसके लिए आपकी मेंटेनेंस होती है सेल्स बुक, ठीक है। एक और चीज़ मैं परचेज में बताना भूल गई हूँ कि अगर आपको गलती से किसी क्वेश्चन में फ्राइट दे दें, फ्राइट मतलब होता है भाड़ा, रेंट, ठीक है, जो नॉर्मल अपनी लैंग्वेज होती है उसमें होता है कि आपने परचेज, जैसे वो होता है ना हम लोगों को ऑनलाइन हम लोग को शॉपिंग करवाते हैं तो शिपिंग चार्जेस लगते हैं, तो ऐसे ही अगर किसी से हम लोग परचेज करके लाए हैं तो हमें वो परचेज के चार्जेस लगेंगे ना, वो शिपिंग चार्जेस, हमने बाहर से कहीं से माल बुलवाया है या हमने किसी और जगह से भी बुलवाया है तो वो जो रेंट लगने वाला है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप उस रेंट को भी ऐड कर दोगे और वो टोटल में आ जाएगा और रेंट का कॉलम अलग बनेगा, ठीक है। जितने आइटम नए आएंगे उतने आइटम का कॉलम नया बनेगा। अगर बुक में वर्टिकल ना आए तो आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे कर दें, उसको हॉरिजॉन्टल करके लिख दो लैंडस्केप में, तो अच्छे से आप लोगों के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब सेल्स बुक के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि जब भी सेल्स बुक क्यों बनती है, जब आप लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन उधार में किया है, ठीक है, आप लोग कोई क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तब आप लोग इस चीज़ को करेंगे। यहाँ पर भी कैश सेल्स नहीं आ सकती हैं क्योंकि कैश सेल्स जो है वो कहाँ जाएंगी, हमारी कैश बुक में, ठीक है। जीएसटी का सेम पार्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जीएसटी कौन सा लगता है, आउटपुट, क्योंकि मेरा सामान बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो जीएसटी लगने वाला है वो मेरे लिए लगने वाला है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई रेंट नहीं देना है, ठीक है, मैं तो सेल्स कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी कोई रेंट पे करना है, मुझे तो ऑलरेडी रेंट मिलेगा, तो जो मुझसे परचेस करेगा वो अपनी बुक में रेंट का कॉलम शो करेगा, लेकिन मैं उसको रेंट का कॉलम शो नहीं करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें और कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नया नहीं आता है। सेम चीज़ अगर हम सेम क्वेश्चन को कर दें कि आप लोगों ने सेल किया था, ठीक है, आपने जोशी ब्रदर्स को बेचा था, परचेज की जगह मैं यहाँ लिख दूँ कि सोल्ड गुड्स टू जोशी ब्रदर, मुंबई में ही रहते हैं, ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर, ये आप लोगों ने सेम चीज़ करी थी तो उसके सेम फॉर्मेट में आप लोग डाल दोगे, ठीक है। फॉर्मेट ड्रॉ कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। फॉर्मेट कुछ वही तरीके से बनेगा कि इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, सेल्स बुक। अब डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, LF, इनवॉइस नंबर, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा बन गया, डिटेल्स आप लोगों की। तो ये फॉर्मेट आप लोगों का सेल्स के लिए बन गया। अब हमने तो सिर्फ लाइंस खींची, इसके अंदर आपको डालना भी वही है कि डेट, यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों के पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका LF, यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस नंबर, यहाँ पर आ जाएंगी डिटेल्स, यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों की सेल वैल्यू, आप लोगों की मतलब आपके क्वेश्चन के गुड्स की, फिर यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी सुंदर सा, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल। जीएसटी कौन सा वाला, आउटपुट, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ आपको मेंशन करके आना है। सेल वैल्यू वो होगी जो हमारे लिए कॉस्ट होती है, ठीक है, सेम एज इट इज़ कि हम लोगों को एग्जैक्ट सेल वैल्यू क्या पड़ी है। जैसे अगर 7,000 का गुड था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 6,300 रुपये मेरी सेल वैल्यू है जिस पे मैंने माल को बेचा है, ठीक है। अब सेम चीज़ें करनी है, बस आपको डालना वैसे ही है। क्या करना है आपने यहाँ पे जो आप लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ किया था कि आप लोग वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए अप्रैल का ही ट्रांजैक्शन चल रहा है, अप्रैल 1, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि सोल्ड गुड्स टू जोशी ब्रदर्स। वापस वही बात कि आप लोग यहाँ पर ऑन क्रेडिट नहीं लिखोगे क्योंकि सेल्स बुक बनती ही इसलिए है कि हम लोग क्रेडिट पे माल सेल कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद में सेम इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों ने 10 ट्यूबलाइट्स बेचे हैं फिलिप्स के, ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, है ना, नहीं सॉरी 200 था, 200 ईच, तो कितना आ जाएगा वो यहाँ पर 2,000 रुपये। फिर आप लोगों ने 50 बल्ब बेचे थे जो कि थे आपके 100 रुपये के, एक बल्ब आपका 100 रुपये का था, तो यहाँ पर आ गया था 5,000 रुपये। कॉस्ट हो गई थी आप लोगों की, MRP जो थी वो 7,000 रुपये होनी थी, लेकिन आप लोगों ने दिया ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर ऐसा साइन लगाकर आप लोग लिख सकते हैं कि लेस ट्रेड डिस्काउंट
ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज़ 700 रुपये, और वो आपका कितना आ जाएगा 6300, और वही आपकी आ जाएगी सेल वैल्यू। फिर यहाँ आप लोग लिखोगे और बोलोगे कि ऐड SGST एट द रेट ऑफ 6%, CGST एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, तो वो कितनी लगाई है आप लोगों ने, 378 शायद, हाँ, तो वो आपकी यहाँ भी 378 हो जाएगी और यहाँ भी 378 हो जाएगी। GST के कॉलम में आप लोग 378 लिख दोगे, और टोटल आपका जो आ रहा था 7056 शायद, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा आपके कॉलम का 7056, यहाँ भी आप लोग कॉलम में टोटल लगा देंगे और वो आ जाएगा आप लोगों का 7056 में आपका ट्रांजैक्शन पूरा हुआ है। ये बन गई आप लोगों की सेल्स बुक। इसमें और भी कुछ भी नया नहीं है, सीधा सिंपल सा काम है कि आप लोगों को बस ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इसमें और कोई भी तिकड़म नहीं डाल सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं इसके अंदर, और कुछ भी यहाँ पर नहीं पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आई होप कि आपको सेल्स बुक और परचेज बुक समझ में आ गई होगी। सेल्स रिटर्न जो होती है वो सेम फॉर्मेट में बन जाएगी आपकी, वहाँ पर भी आपको सिर्फ जो है कि आपको किसी ने सामान वापस कर दिया है वो, ठीक है। इसकी अगर जर्नल एंट्री डालना है आप लोगों को तो जर्नल इसकी बन जाएगी, आप लोग गुड्स खरीद कर लाए हैं, ठीक है, तो मतलब आप लोगों के पास में आपके गुड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, गुड्स बेचा है ना आपने, हाँ, तो आप लोगों ने बेचा है, लेकिन आपने उधार बेचा है, तो आपने किसको बेचा है, तो आप लोग वहाँ पर उस व्यक्ति को डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका डेटर है, आपको उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, बस यहाँ पर डाल दो कितने पैसे लेना है आपको, इनसे लेना है आपको 7056, जिसमें सेल के कितने 6300 और बाकी आपका GST है 378 और 378। यहाँ पर लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ओ सॉरी बीइंग गुड्स सोल्ड, यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये आप लोगों की जर्नल एंट्री बन जाएगी सेल्स बुक के लिए, ठीक है। अब बची हैं आपकी सिर्फ 2 बुक्स, एंड दैट इज़ अ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है, फॉर्मेट में सेम चीज़ें हैं आप लोगों के पास में कि आपको क्या क्या चीज़ें रिटर्न करने को मिली थी, ठीक है। तो मैं वो उन्हें रफली समझा देती हूँ, क्योंकि पूरा फॉर्मेट में जाना वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको और डीपली पढ़ना है उस चीज़ को, खैर इतना ज़्यादा है नहीं उसका महत्व, आपको आएगी तो सेल्स बुक ही आएगी या परचेज बुक आएगी, ठीक है। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न बहुत कम पूछी जाती हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोगों की जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक हैं आप लोगों की सेम फॉर्मेट पे रहेगी। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ये मेरी सेल्स रिटर्न बुक है तो वो मेरी सेल्स रिटर्न बुक बन जाएगी, ठीक है। बस एंट्री में अलग चेंजेस हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ सेल्स को क्रेडिट कराए तो वहीं पर आप सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट कर दोगे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपकी डेबिट हो जाएंगी, और किसने आपको वापस कराए उसको आप वहाँ पर क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा जर्नल बुक में जाके, और सेम एज इट इज़ यहाँ पर परचेज के साथ भी होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक लिख दूँ तो ये सेम फॉर्मेट मेरा परचेज रिटर्न बुक बन जाएगा, पर एंट्री वही हो जाएगी कि जहाँ मैंने परचेज को डेबिट किया है और बाकी सारी GST को डेबिट किया है उनको मैं करूँगी क्रेडिट। किस नाम से? परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। और किसने करा है मुझे, किसको करा है मैंने, तो टू जोशी ब्रदर्स, ठीक है। अब मुझे उनसे पैसा लेना है, ठीक है, अब मुझे उनसे पैसा लेना है क्योंकि मैंने उनको ये सामान वापस करा है, इसलिए वो मेरे लिए डेबिट हो जाएंगे, ये मेरे डेटर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे किसी को पैसा देना है, ठीक है, इसलिए मैं उसको कर दूंगी क्रेडिट, वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि मुझे किसी ने सामान वापस करा है, मतलब मुझे उसको वो पैसे वापस करने हैं या सामान वापस करना है, जो भी चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। अब आती है आप लोगों की जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर या फिर आपकी जो होती है जनरल जर्नल, ठीक है, जो सामान्य जर्नल प्रॉपर होती हैं या फिर जो जनरल जर्नल होती हैं आप लोगों की,
ये वो बुक होती जहाँ पर जो व्यक्ति कहीं और नहीं जा पाता है, जिसको शरण जो है वो सिर्फ यही व्यक्ति दे पाता है, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये बहुत ही मतलब एकदम है ना भगवान है, ये भगवान है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन किसी बुक में नहीं जा सकते वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कहीं नहीं जा सकते, तो सबसे पहली चीज़ होती है ओपनिंग एंट्री। अब आप बोलोगे हैं ओपनिंग एंट्री क्या होता है, तो ओपनिंग एंट्री गाइस और कुछ नहीं होती है, जो आप लोगों के बैलेंसेस होते हैं ना, उनको हर साल आप लोग एक एंट्री पास करके न्यू करते हो। रीन्यूअल सुना है आप लोगों ने कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आप लोगों का इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, वो हर साल आप लोग रीन्यू कराते हो। तो जब भी हम हर साल को मूव करते हैं, तो जो भी हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम लोग एक नई जगह लेकर जाते हैं, तो उस नई जगह को ले जाना, वो एंट्री जो होती है वो इस बुक के अंदर होती है, ठीक है। वो जर्नल के अंदर भी पास नहीं होती है, वो इस वाली जर्नल के अंदर पास होती है। सपोज मान लीजिए आपके पास में जो है बैलेंस बचा हुआ है, स्टॉक में आपका बैलेंस जो है लास्ट ईयर के स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक में आपका बैलेंस बचा हुआ है 10,000 का, ठीक है। आपके पास में आपके डेटर्स जो हैं वो बचे हुए हैं 50,000 के, आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो आप लोगों के बचे हुए हैं 20,000 के, आपके पास में आपकी कैपिटल जो है वो है आपकी 70,000 रुपये, वाओ। आपका कैश जो है वो आपके पास में है कितना हो गया 70, 80, 90 और 60, तो वो है आप लोगों के पास में 30। और आप लोगों के पास में और क्या हो सकता है, हाँ ठीक है, आप लोगों के पास में लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख की, और बिल्स पेबल हैं आपके पास में 1 लाख के। एंट्री वो होनी चाहिए ना इक्वल, तो इसमें आपको लिखा हुआ जाता है कि पास ओपनिंग एंट्री, तो वो ओपनिंग एंट्री जो है वो फॉर्मेट वही फॉलो करेगा कि जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, तो वही आपको ड्रॉ करना है। बस आपको जो चीज़ डेबिट होती है वो डेबिट करनी है, और जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको क्रेडिट करना है। सपोज मान लीजिए स्टॉक मेरे लिए क्या होता है, असेट, तो असेट मेरे लिए जब भी इंक्रीजिंग होती, क्योंकि मैं अब असेट को डेबिट क्यों करूँगी, क्योंकि मेरे पास में वो अभी भी है, जा नहीं रहा है, उसको मैं नए साल में लेकर आ रही हूँ, तो वो मेरे लिए हो जाएगा डेबिट। डेटर्स भी सेम डेबिट हो जाएंगे, मुझे इनसे पैसे लेना होता है। क्रेडिटर्स तो समझ में आ रहा है, चिंता है इसलिए क्रेडिट कर दो। कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है, उसका नेचर ही वही है। कैश भैया हमारे लिए बहुत सही साबित होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, इसलिए डेबिट कर दो। और बिल्स पेएबल मतलब होता है एक तरीके से क्रेडिटर्स का पार्ट। ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाते हैं डेटर्स, और ट्रेड पेएबल्स में आ जाते हैं बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। तो ये आप लोगों के बचे हुए हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा क्रेडिट। अब एंट्री पास करना है, तो एंट्री पास करने के लिए आपको और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, एंड दैट इज़ कि आपको ये फॉर्मेट पे लेके जाना है यहाँ पे। हाँ, तो एंट्री पास करने के लिए आपको ये करना है, आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज़ असेट है, जो असेट्स हैं उनको डेबिट कर दो, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट कर दो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू बिल्स पेएबल, टू क्रेडिटर्स। ये था आपके पास में 10,000, ये थे 50 से और 30 और 1 लाख। ये थे आप लोगों के पास में 50,000, ये है 30,000, ये है 1 लाख। कैपिटल आपकी थी 70,000 की, आई गेस, यस। बिल्स पेएबल थे आप लोगों के पास में 1 लाख के, तो बैलेंस कितने से बच रहा है आप लोगों का, 1,80,000, 90 और 70, तो ये आ जाएंगे 20,000, ठीक है। और वो 20,000 के ही होंगे, देख लो, क्रेडिटर्स 20,000 के। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मेरी जो जर्नल का रूल होता है वो यही रूल होता है कि डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट,
ठीक है, तो जो अमाउंट मेरा डेबिट में आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है डेबिट में, मेरे पास में आ रहा है 1,90,000, तो वही अमाउंट मेरा आना चाहिए क्रेडिट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जितने से डेबिट करूँगी उतने से ही क्रेडिट कर सकती हूँ। समझ गए? तो एक बेसिक शॉर्टकट याद करने का है इसको आप लोगों के लिए, कि आप लोग याद कर सकते हैं इसको, कि जब भी ओपनिंग एंट्री पास होती तो आप लोगों को असेट को करना है डेबिट, और आपको जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको कर देना है क्रेडिट। और नरेशन आ जाएगा बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड। ठीक है, सिर्फ इतना फॉर्मेट होता है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो आज का। इसके बाद में इसमें कोई चीज़ नहीं बचती है, कुछ बेसिक एंट्रीज़ हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, जितना भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, आप उस थ्योरी को पढ़िए। आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ भी समझ नहीं आता है तो बिल्कुल पूछो, कोई शर्माने की बात नहीं है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों का बीएस और इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। एंड अब तो क्योंकि हमारे पास में पढ़ले ऐप है, तो वहाँ पर आपके सारे नोट्स आएंगे, इसलिए आप लोगों के नोट्स डीले हो रहे थे, क्योंकि नोट साइट की जगह अब ऐप पर आएंगे। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करो और उसको एंजॉय करो। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू।